आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर को लेकर के, जिस प्रकार से देश में राजनीति चली आ रही है और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनकी जीवनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ तक सही है, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर। रणजीत सावरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी रणजीत सावरकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार और अब मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही वीर सावरकर की जयंती के बारे में, जीवनी के बारे में अब बच्चों को पढ़ाएंगे। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्रभक्त हो, कोई भी क्रांतिकारी हो, उसका चरित्र बच्चों के सामने आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने एक आदर्श अगर रहे बचपन से तो राष्ट्र के प्रति ये लोग कैसे समझते हैं उसका एक अंश भी में आ गया तो हमारे इसमें राष्ट्र की भलाई है। तो ये अत्यंत स्वागत है और न केवल सावरकर बल्कि सावरकर जी जैसे जो भी महान लोग भारत में हुए हैं उन सबके चरित्र आना चाहिए, मगर अभी तक ये नहीं हुआ। सिर्फ चंद कुछ दो तीन परिवारों के लोगों का थोड़ा था इतिहास में उनके ही नाम थे। तो आज ये मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी का चरित्र आना चाहिए। रणजीत सावरकर जी, लेकिन इस पाठ्यक्रम को शामिल करने की जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, इसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने किया और अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनका कहना है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ऐसे में उनके बारे में हम क्या इतिहास लोगों को बताएंगे, इतिहास के बारे में बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? देखो, वीर सावरकर ने कभी भी माफी मांगी नहीं है। मैंने इनको ओपन चैलेंज किया कि आप मुझे दिखा दो वीर सावरकर ने कहा माफी मांगी। उन्होंने जो भी एप्लीकेशन किए थे वो सभी क्रांतिकारियों के लिए थे और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल है। ब्रिटिश उसे कहते हैं कि वीर सावरकर एप्लीकेशन फॉर जनरल एमनेस्टी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब सभी राजकीय बंदियों को सार्वत्रिक माफी के लिए उन्होंने अर्जी की थी। तो ये उनके लिए खुद के लिए नहीं की थी और उन्होंने हर इसमें लिखा था कि मुझे आप मत छोड़ो, दूसरों को तो छोड़ो। ये उनके हर अर्जी में लिखा है। तीसरी बात, ब्रिटिश गृह मंत्री जो थे भारत के रेजिनाल्ड कडॉफ, जिनको होम मेंबर कहते थे वाइसरॉय काउंसिल के, उन्होंने खुद लिखा है कि सावरकर के अर्जी में कहीं पे भी डिक्लेरेशन ऑफ रिपेंटेंस नहीं है। अगर खेद या रिपेंटेंस नहीं है उसमें, तो पछतावा नहीं है, खेद नहीं है, तो वो माफी दे। वो तो खुद कहने कोई माफी नहीं है। तो ये लोग अपने राजकीय स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनका एक दृष्टिकोण है कि हमें ये अगर प्रोजेक्ट करें कि भारत को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने, और वो कांग्रेस में लोकमान्य तिलक की कांग्रेस नहीं, तो नेहरू गांधी की कांग्रेस ने ही भारत को आजादी दिलाई, तो हम सत्ता पे अपना हक जमाएंगे। तो इसलिए वो हजारों, देखो कांग्रेस ने तो 1930 में स्वतंत्रता पहली बार मांगी 1930 में, जबकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ। तो उसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान किया है, शत्रु को मारा है और अपना बलिदान भी दिया है। तो उनके बाद उनका त्याग और उनका ये जो है, ये कांग्रेस वाले सिर्फ सावरकर जी की बात नहीं, सावरकर का तो नाम लेके बोल रहे हैं, मगर किसी भी क्रांतिकारी को आज तक इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये जो है ये राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए सब काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब टीपू सुल्तान को अभी कर्नाटक में इनका राज्य आ गया तो इन्होंने सावरकर जी को निकाल दिया पाठ्य पुस्तक से, उनके जगह टीपू सुल्तान को लाया। टीपू सुल्तान ने, जिसने खुद कहा था कि मैंने इस्लाम के लिए आज हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, उसके तलवार में लिखा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अत्याचारी लोगों का चरित्र पढ़ाएंगे और सावरकर कैसे क्रांतिकारियों ने पढ़ाएंगे नहीं, ये तो स्वाभाविक है। जी रणजीत सावरकर जी, क्या आपको लगता है कि देश में क्रांतिकारियों को इग्नोर किया जा रहा है या फिर सिर्फ क्रांति के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, एक भी क्रांतिकारियों का चरित्र आज तक हमारे इतिहास में नहीं था। अभी कांग्रेस वाले कुछ क्रांतिकारियों का नाम ले रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह, मगर जो इतिहास है वो देखे तो कांग्रेस ने ही उनके साथ, जो जब भगत सिंह को ये छुड़ा सकते थे तो इन्होंने छुड़ाया नहीं। चंद्रशेखर आजाद के साथ जो गद्दारी हुई है उसके भी कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आज। तो कांग्रेस ने इनका हर समय तब भी विरोध किया था, बाद में भी विरोध किया। आज उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो सभी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व दिया था, उनके जो फैमिली थी, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनकी बहुत बुरी अवस्था है कि ब्रिटिशों के डर
विकास के कारण उनके साथ कोई आर्थिक व्यवहार भी नहीं करता था, वो बहिष्कृत थे। तो भारत सरकार ने भी उन्हें मदद नहीं की है। और जबकि 10-20 साल के बाद 200-300 रुपए महीने का पेंशन भी वो बहुत कम लोगों को मिला है। चंद्रशेखर आजाद जी की माँ जो है वो बहुत ताल्तहीन अवस्था में उनका निधन हुआ। तो ये सब कांग्रेस का चरित्र है, ये दुनिया के सामने है, तो वो पर टिप्पणी ना करें इसको। रणजीत सावरकर जी, लेकिन बच्चों को क्रांतिवीरों के बारे में पढ़ाना या फिर उनकी जीवनी को उनके पाठ्यक्रम में ऐड करना, इससे भला किसी विपक्षी पार्टियों को क्या आपत्ति हो सकती है, और ये आपत्ति करना कहाँ तक सही है? मैंने कहा कि ये सब राजनीति है। देखो, देश के ये जो भविष्य है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी भविष्य है, और इसके लिए उनके सामने सही आदर्शों को रखना जरूरी है। जिन्होंने आजादी दिलाई हमें, उनका चरित्र भी रखना चाहिए। जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, जैसे हमारे सेनानी है, जो हमारे परमवीर चक्रधारी है। आज ये दुर्भाग्य की बात है कि आप किसी भी स्कूल में जाके पूछो, एक दो परमवीर चक्रधारियों का नाम पता है तो वो लोग नहीं बता सकते। तो ये क्योंकि ये इनको इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, उनका चरित्र आना बहुत आवश्यक है। और इसकी जो भी विरोध करूंगा, मैं कहूंगा वो देशद्रोही है। रणजीत सावरकर जी, क्या आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये सब चीजें कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है, क्योंकि सावरकर जी के विरोध के लिए दूसरा एक कारण जो है, एक तो पहले ना स्वतंत्रता का श्रेय, दूसरा जो है वो सावरकर जी हिंदुत्व के प्रणेता है। मगर सावरकर तो वो राष्ट्रीयत्व है, क्योंकि वो किसी पूजा पद्धति में आधारित नहीं है। सावरकर कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है, ये आपकी पितृभूमि मतलब पूर्वभूमि, और पुण्यभूमि मतलब आपका धर्म पंथ कोई भी हो, उसका उगम यहाँ में हुआ है। आप नास्तिक भी हो तो सावरकर की व्याख्या में आप हिंदू है। तो ये जो हिंदुत्व है, ये राष्ट्रीयत्व की बात है। मगर कांग्रेस इसे धार्मिक हिंदू को दिखाते हुए मुसलमानों के वोट्स पोलराइज करना चाहती है, जिसका प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में किया, उन्हें सक्सेस भी मिला। क्योंकि अब इसीलिए वो अभी आगे की जो 24 की जो इलेक्शन है, उसके लिए ये वापस करना चाहते हैं। ये सावरकर के नाम पे धार्मिक पूंजीकरण करना चाहते हैं, मुस्लिमों को रणजीत सावरकर जी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो 2014 से ला करके 2024 होने वाला है। 9 साल लगातार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रही है, बीजेपी की केंद्र में सरकार रही है। तो ऐसे समय में खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जब चुनाव आने वाले हैं अभी, तो ऐसे समय में वीर सावरकर की जीवनी को पाठ्यक्रम में ऐड करना, क्या ये राजनीतिक नहीं है? देखो, जब कोई चीज हम करते हैं, सही चीज करते हैं, जो बच्चों के सामने आना चाहिए, वो कब दे रहे हैं, दुरुस्त है हमारी दावत में, ये तो पहले ही आना चाहिए था। अब आ रहा है, आपत्ति है? मैं नहीं समझता इसमें कोई आपत्ति है। और राजनीति के हिसाब से तो कर्नाटक ने निकाल दिया आपने सावरकर जी को, टीपू सुल्तान नाम ला रहे हैं। तो टीपू सुल्तान ये देश के बच्चों के सामने आदर्श कभी भी नहीं बन सकता। और सावरकर जी जैसा आदमी कि जिनका हिंदुत्व राष्ट्रीय तो धार्मिक नहीं है, सावरकर जी के हिंदुत्व में पूजा पाठ नहीं थी। वे स्वयं मतलब उनका कहना था कि हिंदू सभा का जो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिकता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका कहना था किसी को भी ज्यादा मत दो, कम नहीं मत दो, सबको इक्वल दो। कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस तुष्टीकरण में ज्यादा देने की बात चल रही है। और जो हम कहते हैं कि हम सबको एक देर मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों का चरित्र देश के सामने आना, ये तो मुझे नहीं लगता ये कोई आपत्ति कर सकती जी। तो रणजीत सावरकर जी, आपको सिर्फ यही लगता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां भी तुष्टीकरण कर रही है? क्योंकि इस जो पाठ्यक्रम शामिल करने की बात आ रही है बच्चों की, उसमें कहीं के समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, और दूसरी पार्टियां भी, अन्य दल भी कहीं के इसका एक तरीके से देखा जाए तो विरोध ही कर रहे हैं। तो क्या आप सबको मानते हैं कि सब लोग तुष्टीकरण के चलते सारी चीजें कर रहे हैं, या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा है? देखो, मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन जीतना ये इनका राजनीतिक एजेंडा है, और इसमें मोदी के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा उससे दूसरे साथ देंगे। तो सावरकर का विरोध कांग्रेस ने किया तो इसलिए समाजवादी उसके साथ देंगे। दूसरे मुद्दे में बीजेपी और मोदी का कोई विरोध करेगा तो कांग्रेस उसके साथ देगी। ये इनका इलेक्शन का फॉर्मूला है। परसों मीटिंग में यही तय हो गया कि कॉमन एजेंडे में, जबकि कॉमन एजेंडे के तहत मुझे याद है कि बीच में ये हुआ था कि सावरकर जी के ऊपर टीका ठाकरे साथ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने कहा था, और आज उनकी कोई सुनता नहीं, इसलिए सावरकर का मुद्दा वापस आ गया है। और सब लोग उस पर अभी देखो, लालू प्रसाद यादव ने सावरकर जी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं। इंदिरा गांधी सावरकर जी की बड़ी चहेती थी। तो ये कांग्रेस और
ये इनको क्या तेजस्वी यादव या इनको क्या उससे डर है? क्योंकि अभी मुद्दा ये है कि मोदी का विरोध करना और इसके लिए सावरकर जी का इस्तेमाल एक राजनीतिक हत्या के रूप में किया जाए और जो गलत है। जी, रणजीत सावरकर जी, वीर सावरकर जी का जो विरोध है उसको उसके चलते कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो अपोजिशन पार्टी की विपक्ष जो बैठक होने जा रही है उसमें साथ दे या ना दे? देखो, उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत रूप से सावरकर जी का बड़ा सम्मान करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपने आदर्श का अपमान सहन ना करें। जी, रणजीत सावरकर जी, एक चर्चा चल रही है आजकल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए कितना जरूरी है और क्यों? आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, हमारी जो घटना है इसका मूल ये यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज समय की जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम मुस्लिम महिलाओं का उदाहरण लें तो ये हिंदू आज एक ही शादी कर सकता है, मगर मुसलमान 4 शादी करेगा तो वो औरतों के साथ एक भेदभाव हो रहा है। तो ये शादी हो रहा है, ये सब क्या किया, ये सब है, ये सब सिविल कोड का है। और मुसलमानों ने कभी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड का अपोज नहीं किया। वो क्यों नहीं कहते कि कुरान के अंदर हमें सजा दो, हमने चोरी की तो हमारे हाथ काट दो, तो अगर हिंदू आदमी होगा तो जेल में जाएगा। तो ये भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, तो ये उसने मान्य है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश के कई मुसलमान देशों ने भी मान्य किया है, तो हमारे क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो समय की बात है। और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट की बार-बार डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र को आदेश दिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, तो इसलिए इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। रणजीत सावरकर जी, 2014 से ला करके लगातार 9 साल तक बीजेपी केंद्र में सरकार में आसीन रही। ऐसे में ये 2024 का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने एक बार फिर इसको हवा दे दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ऐसा आप देखते हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी 2024 के अपने एजेंडे में प्रमुख मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखना चाहती है। नहीं, उन्होंने तो 14 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया था, मगर तब उसके बाद राज्यसभा में उनको मेजोरिटी नहीं थी। अब मेजोरिटी आ गई है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के भी आगे पीछे है। कानूनी प्रोसीजर को एक समय लगता है और प्रोसीजर समय शुरू हो गई है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून एक बार कराया जा सकता। तो और वो इलेक्शन का मुद्दा बने तो ये मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि देश का हर नागरिक के सामने जाएगा कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या आपको भेदभावपूर्ण सिविल कोड चाहिए। तो ये जनता के सामने अगर गया तो कांग्रेस भी लेके जा रही है ना, एक तरह से कांग्रेस भी उसका मुद्दा था। जी, रणजीत सावरकर जी, कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कर्नाटक चुनाव में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं को बैन कर देंगे। नहीं मिस्टर, सुनो वापस। जी, रणजीत सावरकर जी, कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कर्नाटक चुनाव में कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में बनेगी तो हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जो संस्था है उनको हम बैन कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सक्षम है, वो कोर्ट में जाके लड़ेंगे उनके पीछे। और अगर कांग्रेस को ऐसे ही काम करना है तो सिद्ध करें कि वो लोकशाही विरोधी है। रणजीत सावरकर जी, 2024 के चुनाव को लेकर के विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है बीजेपी के ऊपर और कहीं के सारी विपक्षी पार्टियां एक होने का काम कर रही है, इसका क्या असर आपको दिखाई देता है? देखो, विपक्षी पार्टियों ने देश के लिए इकट्ठा होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ना कि पोलराइजेशन की एक जो कांग्रेसी चाल है उसके पीछे खड़ा रह के देश को दूसरे विभाजन की ओर ढकेल रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों के कारण 1947 में हमारा पहला विभाजन हुआ और आज भी अगर हम कांग्रेस का राजकारण देखें तो अपने राजनीति के लिए और समाज का विभाजन कर रहे हैं, और समाज का अगर विभाजन हुआ तो कल देश का विभाजन होना अटल है। इसलिए मेरा सभी विरोधी पार्टियों से ये है कि आपकी सत्ता की जो लड़ाई है वो उसी स्तर पर लड़े। सत्ता की लड़ाई में देश का जो सार्वभौमत्व है या देश का अस्तित्व है वो खतरे में है। रणजीत सावरकर जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वीर सावरकर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बीजेपी एजेंडे के रूप में लेकर चलेगी आगे, ऐसा आपको दिखाई देता है? देखो, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, तो कौन सा मुद्दा आएगा पता नहीं, मगर अगर वीर सावरकर का मुद्दा वो लाए तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो विज्ञाननिष्ठ है, जो राष्ट्रवादी है, क्रांतिकारी है, उसका चरित्र इस इलेक्शन के बहाने हो क्या अगर जनता के सामने आए तो उससे मुझे लगता है अच्छी बात है। जी, रणजीत सावरकर जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि वीर सावरकर के पाठ्यक्रम जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश सरकार और एमपी सरकार ने लागू किए हैं बच्चों को पढ़ाना जीवनी के बारे में, ऐसा आप मानते हैं कि ऐसा पूरे देश में एक कहीं न कहीं कॉमन एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत हो जिसको कहीं न कहीं पूरे देश और सभी राज्य इसको लागू करें? जी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के चरित्र या इनका जो ये है, उनकी जो कलाकृति है, लिखान है, उनका लेखनी है, उसके ऊपर उनके जो कर्तव्य है उसका अंतर्भाव ये देश भर होना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश जमाने में सावरकर जी हमारे कार्यक्रम में थे, मगर कांग्रेस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो ब्रिटिश जमाने में सावरकर जी को नागपुर यूनिवर्सिटी ने डिलीट दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक साइंटिस्ट है, तो हम राजनीति नहीं लाना चाहते। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया था। तो अगर ब्रिटिश जमाने में सावरकर जी पाठ्यपुस्तक में आते हैं तो हमारी स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं आना चाहिए? रणजीत सावरकर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।